जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडियन रेलवेज़ में जो टेक्निकल सर्विसेज़ हैं, एक बार फिर से इंजीनियरिंग सर्विसेज़ के थ्रू अलॉटमेंट होगा। पहले जो कि बहुत सालों से ये प्रोसेस चल रहा था कि रेलवेज़ में जो टेक्निकल सर्विसेज़ थे, ग्रुप ए ऑफ़िसर्स की, वो इंजीनियरिंग सर्विसेज़ के थ्रू रिक्रूट होते थे। बट उसके बाद ये आईआरएमएस का इंडक्शन हुआ और उसके बाद टेक्निकल और नॉन टेक्निकल मर्ज हो गया। अभी वापस जो लगभग ओल्ड फैब्रिक है, जो ओल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, वो रिस्टोर हुआ है और जो टेक्निकल सर्विसेज़ हैं ग्रुप ए के, वो अब इंजीनियरिंग सर्विसेज़ के थ्रू ही रिक्रूट होंगे। अब इससे रिलेटेड मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स अपनी क्वेरीज़ उन्होंने रेज़ की कि जो वेरियस डिपार्टमेंट्स हैं टेक्निकल सर्विसेज़ के इंडियन रेलवेज़ में, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स जिसको सिग्नल एंड टेलीकॉम कहा जाता है, और सिविल इंजीनियरिंग और स्टोर्स, ये 5 डिपार्टमेंट है। इनकी जॉब का नेचर क्या है, किस तरह से पोस्टिंग्स होती हैं, प्रमोशंस होते हैं, क्या-क्या फैसिलिटीज़ हैं, ओवरऑल जॉब का नेचर कैसा है। तो इसके बारे में आज हम टेकअप करेंगे। आज हम इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट को लेंगे कि इंडियन रेलवेज़ में इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का जो ओवरऑल जॉब का नेचर है, जो वेरियस प्रॉस्पेक्ट्स हैं, जो एक कैंडिडेट को जानने चाहिए डिपार्टमेंट को ज्वाइन करने से पहले, उसको हम आज शेयर करेंगे। हमारे डिस्कशन का पॉइंट रहेगा, हम शुरू करेंगे ट्रेनिंग से। ट्रेनिंग कहाँ पे होती है, क्या ड्यूरेशन रहता है। उसके बाद हम बात करेंगे पोस्टिंग की, पोस्टिंग कहाँ होती है, कैसे होती है। उसके बाद प्रमोशंस आस्पेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। टाइप ऑफ जॉब, किस तरह का जॉब का नेचर रहता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स का इंडियन रेलवेज़ में। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा हमारा वर्किंग आवर्स, और वर्किंग आवर्स के साथ हम डिस्कस करेंगे वर्क लाइफ बैलेंस कैसा रहता है इंडियन रेलवेज़ में। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे पॉसिबिलिटीज़ ऑफ इलेक्ट्रिकल ऑफिसर्स टू रीच द पिनाकल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी क्या इलेक्ट्रिकल ऑफिसर इंडियन रेलवेज़ की हाईएस्ट पोस्ट यानी कि सीआरबी एंड सीईओ पहुंच सकते हैं या नहीं पहुंच सकते, क्या उनकी पॉसिबिलिटीज़ हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो वेरियस फैसिलिटीज़ हैं, क्वार्टर्स, बंगलोज, व्हीकल्स एंड सपोर्ट स्टाफ, स्पोर्ट्स फैसिलिटी, सिक्योरिटी एक्सेट्रा, इन पे हम बात करेंगे। तो ये जो हमारा डिस्कशन होगा, इससे आपको एक क्वालिटी आइडिया मिलेगा कि अगर आपको इंडियन रेलवेज़ अलॉट होता है इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करूँगा, ये आपको हेल्प करेंगे आपका डिसीजन लेने में कि ये आपके लिए सूटेबल है या नहीं है। शुरू करते हैं ट्रेनिंग से। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स हैं, उनकी ट्रेनिंग का एक कोर इंस्टीट्यूट है, वो है नासिक में, इरीन नासिक। और वहाँ पे मैक्सिमम ट्रेनिंग इरीन में होती है, नासिक में। मैक्सिमम ट्रेनिंग का मतलब क्या हुआ कि ट्रेनिंग के कुछ मॉड्यूल्स होते हैं, जितना कोर्स और सिलेबस डिस्कशन का पार्ट है वो मैक्सिमम इरीन में होता है। उसके बाद अटैचमेंट्स होते हैं, वेरियस अटैचमेंट्स होते हैं। अटैचमेंट्स का मतलब हुआ कि आपके ट्रेनिंग के पीरियड में ही आपके कुछ कुछ छोटे छोटे मॉड्यूल्स बनाए जाएंगे, 2 वीक्स के, 4 वीक्स के, जब आपको वर्कशॉप्स में, प्रोडक्शन यूनिट्स में, डिफरेंट जोन्स में भेजा जाएगा, जहाँ वर्किंग को देख पाएंगे। और जो आप क्लासेस में, जो आपके साथ कंटेंट डिस्कस होगा, जो आपको पढ़ाया जाएगा, आप उसको फील्ड में जाके कनेक्ट कर पाएंगे। तो इस तरह से कोर मॉड्यूल होता है जिसमें कि सिलेबस आपको पढ़ाया जाता है, वो इंस्टीट्यूट आपका नासिक में रहेगा, इरीन नासिक। और उसके बाद आपके वेरियस अटैचमेंट्स रहेंगे। ये आईआरएमएस आने के पहले 1.5 साल का ट्रेनिंग मॉड्यूल होता था। अभी हो सकता है ट्रेनिंग मॉड्यूल में थोड़ा बहुत तो चेंजेस हों, अदरवाइज 1.5 साल का ट्रेनिंग मॉड्यूल होता है। 1.5 साल में आप इंस्टीट्यूट में रह के कोर्स मॉड्यूल कंप्लीट करते हैं और उसके बाद पूरी इंडियन रेलवेज़ में आप घूमते हैं, जहां आपके वेरियस अटैचमेंट होते हैं। सेकंड आता है पोस्टिंग का। तो पोस्टिंग समझने के लिए आपको इंडियन रेलवे का फैब्रिक समझना होगा। यानी इंडियन रेलवे की जो हाईएस्ट बॉडी है वो है रेलवे बोर्ड, और वो दिल्ली में है। रेलवे बोर्ड के नीचे 17 जोन्स हैं, 17 जोन्स हैं जो ऑपरेशनल है, और एक जोन अभी नया बना है साउथ कोस्ट रेलवे का, जो अभी नॉन ऑपरेशनल है। तो 17+1 आप कह सकते हो जोन्स है। और हर जोन के नीचे डिविजन्स हैं और वर्कशॉप्स हैं। तो कैंडिडेट्स की जो पोस्टिंग है, जो ऑफिसर्स रिक्रूट होंगे ग्रुप ए में, उनकी पोस्टिंग की यही ऑप्शन है, रेलवे बोर्ड, उसके बाद जोन, उसके बाद डिविजन्स और वर्कशॉप्स। जनरली ये कहानी नीचे से शुरू होती है। जो नए ऑफिसर्स आते हैं, यंग ऑफिसर्स आते हैं, उनकी जो इनिशियल पोस्टिंग है वो डिविजन्स में होती है।
डिवीजन्स या वर्कशॉप में होती है। और उसके बाद जब वो ग्रेजुअली सीनियरिटी गेन करते हैं तो उनका हेडक्वार्टर यानी कि जो जोनल हेडक्वार्टर होता है उसमें पोस्टिंग होती है। और ज़्यादा सीनियर होते हैं या कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट होती है तो फिर उनकी पोस्टिंग रेलवे बोर्ड में होती है। ये एक सीक्वेंस रहता है। तो जो नए यंग ऑफिसर ट्रेनिंग कंप्लीट करके आएंगे उनकी सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है डिवीज़न में पोस्ट होने की, वर्कशॉप में, उसके बाद हेडक्वार्टर और फिर रेलवे बोर्ड। इस तरह से आपके पोस्टिंग का सीक्वेंस बनेगा। तो कौन कौन से जोन्स हैं इंडियन रेलवे के, उनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, कौन कौन से डिवीजन्स हैं और आपके जो वर्कशॉप्स हैं कौन कौन से हैं, ये हम कवर करेंगे आज की वीडियो में। लेकिन अगर आज की वीडियो में टाइम नहीं मिला, वीडियो लंबा हो गया, तो फिर इसके लिए मैं अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं वेरियस जोन्स, डिवीजन्स, वर्कशॉप्स को हम डिस्कस करेंगे जहाँ जहाँ पोस्टिंग के ऑप्शंस हो सकते हैं यंग ऑफिसर्स के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आते हैं प्रमोशन एस्पेक्ट्स। इंडियन रेलवे में प्रमोशन एस्पेक्ट्स क्लास 1 ऑफिसर के बहुत अच्छे हैं। टाइम बाउंड प्रमोशंस होते हैं और जनरली कभी हिच नहीं आता है। अगर कभी आता भी है तो हार्डली 6 महीने 1 साल, इससे ज़्यादा नहीं आता है। यानी आप जूनियर स्केल पे ज्वाइन करेंगे। अगर आप 7th पे मैट्रिक्स को देखें तो इसके आप लेवल 10 में ज्वाइन करते हैं जूनियर स्केल में। जिसके बाद आप सीनियर स्केल में जाते हैं। सीनियर स्केल के बाद आप JAG में आते हैं, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड में। JEG के बाद SG यानी कि सिलेक्शन ग्रेड। सिलेक्शन ग्रेड के बाद सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड SAG। SAG के बाद HAG हायर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड में आते हैं। और ये जितने भी प्रमोशन के मैंने लेयर्स बताए हैं ये सब टाइम बाउंड प्रमोशंस होते हैं और टाइमली होते हैं इंडियन रेलवेज में। तो प्रमोशन की तरफ से आप अश्योर्ड हो सकते हैं प्रमोशन टाइम पे होंगे, अटकेंगे नहीं। जैसे बहुत सारी गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज़ में है, SAG में जाके यानी सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड में जाके स्टैग्नेंसी आ जाती है, वहाँ पे जाके फिर प्रमोशंस स्लैक हो जाते हैं। लेकिन ऐसा इंडियन रेलवेज़ में नहीं है, प्रमोशन बहुत स्मूथ है और सारे टाइम बाउंड प्रमोशंस टाइमली होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप ऑफ जॉब की। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की हम चूँकि बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में जो टाइप ऑफ जॉब है उसको समझने के लिए इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का फैब्रिक पहले हम समझते हैं। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट को बेसिक 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। इलेक्ट्रिकल TRS, इलेक्ट्रिकल TRD यानी कि ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रिकल G यानी कि जनरल सर्विसेज और इलेक्ट्रिकल ऑपरेशन। ये 4 बेसिक हैं। जो मैंने पहला बताया इलेक्ट्रिकल TRS, उसके भी 2 सब पार्ट होते हैं जिसमें एक लोको पार्ट होता है, लोकोमोटिव पार्ट होता है और एक EMU पार्ट होता है, इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट। वो सारे सिटीज़ जहाँ पे सबर्बन सर्विसेज है तो वहाँ पे EMU भी होता है, यानी लोकोमोटिव और EMU। तो जो ब्रॉड कैटेगराइजेशन है वो 4 डिपार्टमेंट का हो गया, TRS, TRD, इलेक्ट्रिकल जनरल और इलेक्ट्रिकल ऑपरेशन, ये 4 होते हैं। अभी हम इसकी ब्रीफ समझते हैं और फिर इस पे भी हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। अगर इस वीडियो में परमिट हुआ तो इस वीडियो में, नहीं तो फिर कंसेक्यूटिव वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे कि अलग अलग डिपार्टमेंट का रोल क्या है। TRS जनरली लोकोमोटिव को डील करता है, यानी कि जितने भी इंजन्स हैं इंडियन रेलवे के, जो लोकोमोटिव्स हैं, उनकी जो वेरियस शेड्यूल के हिसाब से जो मेंटेनेंसेस होती हैं उनको TRS डिपार्टमेंट हैंडल करता है। यानी जब लोकोमोटिव एक सर्टेन आवर्स की रनिंग करके या सर्टेन किलोमीटर की रनिंग करके शेड में आता है तो उनके जो वेरियस शेड्यूल इंस्पेक्शंस हैं वो होते हैं और वो TRS डिपार्टमेंट इंश्योर करता है। यानी इंजन की स्मूथ रनिंग, सक्सेसफुल रनिंग इलेक्ट्रिकल TRS डिपार्टमेंट हैंडल करता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट विंग है ये इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की, रादर इंडियन रेलवेज़ की। दूसरा डिपार्टमेंट है इलेक्ट्रिकल TRD, ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन। जितना भी ओवरहेड इक्विपमेंट है, जो पावर सप्लाई होती है, यानी कि इंजन जो पावर ड्रॉ करता है ट्रैक्शन के लिए, वो TRD डिपार्टमेंट हैंडल करता है। TRD डिपार्टमेंट इंडियन रेलवेज़ की जो पावर सप्लाई नेटवर्क है उसको हैंडल करता है। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट विंग ऑफ इंडियन रेलवेज़। उसमें जो पावर सप्लाई जनरेशन यूनिट से पावर लेने के बाद इंडियन रेलवे में किस तरह से उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है और उसके सारे असेट्स का मेंटेनेंस इलेक्ट्रिकल TRD देखता है। इलेक्ट्रिकल जनरल की बात करें, थर्ड इंपॉर्टेंट विंग ऑफ इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, तो इसमें सारी लाइटिंग ट्रेन से लेके रेलवे की जो स्टेशन और उसके बाद जो स्टाफ बिल्डिंग्स है, यानी स्टेशन का सारा एरिया, इसमें स्टेशन बिल्डिंग्स हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं, सर्कुलेटिंग एरिया है, उसके बाद ट्रेन के अंदर की सारी लाइटिंग, AC और जो क्वार्टर्स की लाइटिंग है, वहाँ पे जितने भी अरेंजमेंट्स हैं वो सारा इलेक्ट्रिकल G डिपार्टमेंट देखता है, इलेक्ट्रिकल जनरल डिपार्टमेंट देखता है।
बहुत इंपॉर्टेंट विंग है, क्योंकि आप जानते हो कि आज के टाइम में ट्रेन के अंदर जो लाइटिंग और एसी की इंपॉर्टेंस है या फैन की इंपॉर्टेंस है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रोवाइडिंग द कंफर्ट टू द पैसेंजर्स। इलेक्ट्रिकल जी हो गया। फोर्थ विंग जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की है वो इलेक्ट्रिकल ऑपरेशन, और इलेक्ट्रिकल ऑपरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्रू मैनेजमेंट का। क्रू का मतलब हुआ इंडियन रेलवेज़ की ट्रेन चलाने के लिए, रन करने के लिए जो ड्राइवर्स हैं, उन ड्राइवर्स के सारे एस्पेक्ट्स, उनकी ट्रेनिंग, उनकी प्रमोशंस, उनकी काउंसलिंग, एवरीथिंग टेकन केयर ऑफ बाय इलेक्ट्रिकल ऑपरेशन डिपार्टमेंट। सो यू कैन अंडरस्टैंड अगेन दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट विंग ऑफ इंडियन रेलवेज, क्योंकि ये सारे ड्राइवर्स को कंट्रोल करता है, सारे ड्राइवर्स को रेगुलेट करता है, मॉनिटर करता है। तो 4 डिपार्टमेंट हो गए। टाइप ऑफ जॉब में हम बात कर रहे हैं टीआरएस, टीआरडी, इलेक्ट्रिकल जनरल और इलेक्ट्रिकल ऑपरेशन। अब बात करते हैं वर्किंग आवर्स और वर्क लाइफ बैलेंस की। तो जब आप जूनियर और सीनियर स्केल में होते हैं, यानी जूनियर स्केल में आप ज्वाइन करते हैं ट्रेनिंग के बाद, वो जूनियर स्केल होती है, उसमें आपका एंगेजमेंट काफ़ी रहता है, क्योंकि उस समय आप काफ़ी ज़्यादा फील्ड जॉब से कनेक्टेड रहते हैं। तो वर्किंग आवर्स देखा जाए तो इंडियन रेलवे 24/7 सर्विस प्रोवाइडर है। तो उसी तरह से जूनियर और सीनियर स्केल में आपका वर्क लाइफ भी काफ़ी एंगेजिंग रहता है। उस समय आप फील्ड जॉब में इन्वॉल्व रहते हैं, साथ ही साथ आप ऑफिस वर्किंग भी सीखते हैं। तो जूनियर और सीनियर स्केल आपके एंगेजिंग रहेंगे। कह सकते हैं कि काफ़ी उस समय आपका ये जो 8 आवर्स वाली फ़िलॉसफी है गवर्नमेंट जॉब की, वो नहीं होगी, ज़्यादा आपको एंगेज रहना पड़ेगा। लेकिन जूनियर सीनियर स्केल के बाद जब आप जेईजी में आते हैं, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड में आते हैं, तब आपका रोल काफ़ी ज़्यादा मैनेजरियल और एडमिनिस्ट्रेशन का हो जाता है। उस समय आपका जो एंगेजमेंट रहता है, लेकिन फिर वो एक क्वालिटी एंगेजमेंट हो जाता है। जैसा कि अभी जूनियर सीनियर स्केल में तो आप 24/7 एक्सपोज्ड हैं। किसी भी समय कोई फेलियर होगा, आपको रन करना पड़ेगा, अटेंड करना पड़ेगा, जल्दी से जल्दी उसको रिस्टोर करवाना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेन का मूवमेंट रुक जाता है। बट जेईजी में फिर आपको एक रिलेटिवली बैलेंस लाइफ मिलती है, जहाँ पे कि आप मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट ज़्यादा देखते हैं। एंड ग्रेजुअली फिर आप जब सिलेक्शन ग्रेड में जाते हैं, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड में जाते हैं, तो फिर ये आपका मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन वाला पार्ट बढ़ता जाता है। तो वर्क लाइफ बैलेंस की अगर बात करें तो जूनियर और सीनियर स्केल में तो काफ़ी एंगेजमेंट रहेगा। उसके बाद एक स्टेबिलिटी जिसको कहते हैं, वो आपको मिलेगी। तो मेरी एडवाइस जूनियर ऑफिसर्स को ये है कि अगर आप यंग हैं और अभी आप ट्रेनिंग करके ज्वाइन करने जा रहे हैं, तो उस समय अगर आप बैचलर हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि उस समय आपका मूवमेंट, भाग दौड़ काफ़ी रहेगी। तो वर्क लाइफ बैलेंस यही है, जूनियर सीनियर स्केल में थोड़ा ज़्यादा एंगेजमेंट है, उसके बाद आप स्टेबिलिटी गेन करते हैं। बट ऐसा बताने का मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा टेरिफाइड हो जाएंगे, बिल्कुल आप साइड पे ही खड़े हुए हैं और भाग रहे हैं, ऐसा नहीं है। बट हाँ, आप एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में है जो 24/7 सर्विस प्रोवाइड करती है, तो आपका एंगेजमेंट भी 24/7 नेचर का होता है। ये उस तरह की जॉब नहीं है कि आप 10 to 6 गए और 6 के बाद फिर आपको कोई कॉल ही नहीं आएगा, कोई किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, वैसा नहीं है। आपको किसी भी समय कॉल आ सकती है, आपको जाना पड़ सकता है। कंट्रोल रिलेटेड जितनी भी जॉब्स हैं उसमें तो एक्चुअली आप 24/7 इन्वॉल्व है। बात करते हैं फैसिलिटीज़ की, तो सबसे इम्पॉर्टेंट कैंडिडेट के मन में आता है घर कैसा होगा, बंगलो कैसा होगा, गाड़ी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वगैरह वगैरह, उस पर बात करते हैं। तो इंडियन रेलवेज़ में जब आप क्लास 1 की पोस्ट पे पोस्ट होते हैं, तो आपको क्वार्टर्स बहुत अच्छे मिलते हैं। रीज़न क्या है? जैसा मैंने आपको बताया कि जो रेलवे का फैब्रिक है, रेलवे बोर्ड, उसके बाद जोनल हेडक्वार्टर्स, फिर डिविजन्स, वर्कशॉप्स, तो ये रिलेटिवली सब अच्छे सिटीज़ में हैं। और जो इंडियन रेलवेज़ के जो क्वार्टर्स हैं, जो बंगलोज़ हैं, वो हर सिटी की प्राइम लोकेशंस में है। यानी आप बात करें दिल्ली की, मुंबई की, चेन्नई की, कलकत्ता की, या सिटीज़ लाइक लखनऊ, जयपुर, इलाहाबाद, ये हर सिटी की जो प्राइम लोकेशंस है, वहाँ पे बंगलोज़ हैं, क्वार्टर्स हैं। तो क्वार्टर्स में कभी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, फाइट नहीं होती, क्वार्टर्स टाइमली अलॉट होता है और अच्छी जगह पे, अच्छी लोकेलिटी में क्वार्टर्स होते हैं। व्हीकल की बात करें तो जूनियर स्केल से ही ऑफिसर्स को व्हीकल मिल जाता है, जबकि और जो गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज़ हैं, जैसे कि सेंट्रल पावर है या MES है, इसमें जूनियर स्केल से गाड़ी नहीं मिलती, एंटाइटलमेंट नहीं होता गाड़ी का। बट इंडियन रेलवेज़ में आपको जूनियर स्केल से ही गाड़ी के लिए आप एंटाइटल्ड हैं, आपको गाड़ी मिल जाएगी, बहुत बड़ा कंफर्ट है। उसके बाद बात करें, अनइंटरप्टेड वाटर और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई रहती है।
सिक्योरिटी रहती है, क्योंकि जो आरपीएफ विंग है इंडियन रेलवे का, जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है, तो वो रहता है, उससे सिक्योरिटी इंश्योर्ड रहती है जब आप रहते हैं। अब बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू की कि इलेक्ट्रिकल ऑफिसर जो रिक्रूट होते हैं ग्रुप ए में, क्या ये ऑफिसर एस्केलेट होकर टाइम के साथ इंडियन रेलवे की जो हाईएस्ट जो पिनेकल है, सीआरबी, चेयरमैन रेलवे बोर्ड एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीआरबी एंड सीईओ, क्या वो बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं? तो जवाब है हाँ, बन सकते हैं। यानी इलेक्ट्रिकल ऑफिसर जो ग्रुप ए में इंडक्ट होते हैं वो टाइम के साथ प्रमोट होकर, अगर उनका लाइफ स्पैन है, उनकी जो सर्विस है, तो वो बोर्ड मेंबर्स में जा सकते हैं। उसके बाद वो सीआरबी सीईओ भी बन सकते हैं। जैसा कि एमईएस में मैंने बताया था, एमईएस की वीडियो में, कि जो आईडीएससी होते हैं, जो इंजीनियरिंग सर्विसेज से रिक्रूट होते हैं, वो ईएनसी नहीं बन पाते हैं, वहाँ पे आर्म फोर्स का ही बंदा जाता है ना। लेकिन रेलवे में ऐसा नहीं है, जो इलेक्ट्रिकल ऑफिसर भी है वो भी सीआरबी सीईओ बन सकता है। तो दोस्तों ये वीडियो अभी काफ़ी लंबा हो गया है, अब हमारे 2 पार्ट छूट रहे हैं। एक तो छूट रहा है जो पोस्टिंग के बारे में मैंने बताया था कि कौन कौन से जोन्स हैं, कौन कौन से डिविजन्स हैं, वर्कशॉप्स हैं, किस किस सिटी में है। और दूसरा छूट रहा है हमारा डिस्कशन का पार्ट, टाइप ऑफ जॉब, जिसमें मैं और एलॉबरेट करके आपको बताऊंगा। तो ये अब हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। तो दोस्तों ये रहा इंडियन रेलवेज़ का इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का पूरा एक फ्लो चार्ट स्केच, जिसको कि जानने के बाद आप एक बेहतर कंडीशन में होंगे कि आप इंडियन रेलवेज़, अगर आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच से हैं तो आपको इंडियन रेलवे ज्वाइन करना चाहिए या नहीं, और करेंगे तो क्या क्या आपको फ़ायदे हैं, क्या क्या एडवांटेजेस हैं। अगले वीडियो में, जिसमें मैं लेके आऊँगा आपके लिए पोस्टिंग के बारे में, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स के लिए कहाँ कहाँ पर होगी, और दूसरा जॉब के बारे में और डीपर इंसाइट के साथ हम डिस्कशन करेंगे, टाइप ऑफ जॉब क्या होती है इलेक्ट्रिकल ऑफिसर्स की इंडियन रेलवेज में। मैंने इंजीनियरिंग सर्विसेज से रिलेटेड और डिपार्टमेंट्स के लिए भी इस तरह की वीडियो बनाए हैं, जिसमें एमईएस है, सेंट्रल पावर है, या नेवल सर्विसेज है। इन पे मैंने वीडियोस बनाए हैं, जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, उनको भी आप देखिए, कि भी आपको एक बेटर इंसाइट मिलेगा डिसीजन मेकिंग के लिए कि आपको ये डिपार्टमेंट ज्वाइन करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपनी सेहत और अपनी स्टडीज़ का अच्छा ध्यान रखें। जय हिंद।